नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। केजरीवाल कल जेल से बाहर आए हैं और आज मोदी जी को ये एहसास हो रहा होगा कि इस आदमी को 50 दिन जेल में अकेला छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। पूरे 50 दिन का इस्तेमाल केजरीवाल ने रणनीति बनाने में किया, सोचने में किया और अपनी रणनीति पे आज से अमल शुरू कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी केजरीवाल की, वो तकनीकी तौर पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो एक तरह का भाषण था जिसमें बहुत सारे लोग सामने बैठे थे। केजरीवाल उसमें बोलते जा रहे थे, लोग तालियां भी बजा रहे थे और पत्रकार कोई सवाल भी नहीं पूछ रहे थे, ना कोई सवाल पूछा गया। अगर आप इसको सही शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह ये कहें कि वो मीडिया के लिए एक संबोधन था उनका, तो ज़्यादा सटीक होगा। सबके कैमरे थे, यूट्यूब के कैमरे थे, सारे कैमरे थे, लाइव स्ट्रीमिंग थी, हमने भी लाइव दिखाया और उसके सामने केजरीवाल बोल रहे थे। एक पब्लिक मीटिंग थी, व्यापक पब्लिक मीटिंग जो ऑनलाइन चल रही थी, चैनलों पे चल रही थी, यानी बड़े लेवल पे पूरे देश में एक बड़ा ऑडियंस केजरीवाल संबोधित कर रहे थे। लेकिन केजरीवाल का ये संबोधन खबर नहीं है। खबर ये है कि केजरीवाल ने क्या कहा, किस सफाई से और खूबसूरती से कहा और क्या ऐसा कर दिया जो अभी तक पूरे इंडिया गठबंधन में कोई नहीं कर पा रहा था। आप मेरा चैनल देखते हैं और मैं लगातार बहुत सारी जानकारियां आपको देता रहता हूं और केजरीवाल ने आज उन सभी जानकारियों को सिर्फ दोहराया है। लेकिन केजरीवाल का जो एक तरीका था और जिस तरह से इन सारी घटनाओं का इंटरप्रिटेशन केजरीवाल ने दिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी के दिमाग पर असर होगा तो वो कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के या किसी भी दूसरी पार्टी के वोटर के दिमाग पे नहीं होगा। सीधा असर होगा भक्तों के दिमाग पे, बीजेपी वालों के दिमाग पे। केजरीवाल ने सीधे पिन पॉइंटेड भारतीय जनता पार्टी के वोटर को टारगेट किया है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर को निशाना बनाया है और जो तर्क दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर को सोचने को मजबूर कर देंगे। पिछले दिनों मैं पहाड़ की यात्रा पर था और एक बहुत इंटीरियर जगह में एक रेस्तरां में एक साहब ही कहूँगा, एक नौजवान था। वो वहाँ अपना वेटर का काम भी कर रहा था, संभाल रहा था उसको। फ़ौजी जैसी शक्ल दिखी, मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि साहब मैं फ़ौज में भर्ती होने के लिए गया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, उसका सरकार ने भर्तियां रोक दी, उसके बाद में वो लेके आ गए ये अग्निवीर योजना और हमारी भर्तियां कैंसिल कर दी गई। तो मैंने भी कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, फ़ौज में कर लो, अपने देश की रक्षा जो करनी है। तो मैंने उससे पूछा भाई फिर वोट किसको दिया? बोले वोट तो मेरा इस बार नहीं था, लेकिन वोट दूंगा मैं मोदी जी को। और मोदी जी को वोट इसलिए दूंगा क्योंकि मेरी अपनी जो समस्या है, मैं उतना स्वार्थी नहीं हूँ, मैं देश के बारे में सोचता हूँ। मैं उससे जानकारी ले रहा था, बहस नहीं करना चाहता था। तो मैंने उससे जानकारी ले ली और निचोड़ ये निकला कि एक आदमी जो हर तरफ से दुखी है वो भी कह रहा है कि मोदी जी को वोट देना देश हित है। तो ऐसा सोचने वाला जो अब वोट है उसको उस तरफ से इस तरफ लाना छोटा काम नहीं है। आप लोगों को कहेंगे कि बेरोजगारी, गरीबी, लेकिन वो जो व्हाट्सएप का ब्रेन वॉश किया हुआ यूनिवर्सिटी आदमी है वो तो ये कहेगा कि क्या मैं अपने रोजगार को देखूं? क्या मैं देश के लिए 2 दिन भूखा नहीं मर सकता? क्या मैं धर्म के लिए ये नहीं कर सकता? उसके तो दिमाग में तो ये घुसा हुआ है। तो केजरीवाल का आज का जो भाषण है, मैं भाषण ज़्यादा कहूँगा उसे, वो ऐसे सारे के सारे मोदी जी के फॉलोअर्स को टारगेट करके किया गया भाषण था। केजरीवाल ने ये कहा कि मोदी जी जो हैं वो वन नेशन वन लीडर की थ्योरी लाने वाले हैं। पहली चीज़, उस थ्योरी में सारे नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। सुमित्रा महाजन को ठिकाने लगा दिया गया, यशवंत सिन्हा को लगा दिया गया, आडवाणी जी को लगा दिया गया, तमाम नेताओं को। शिवराज सिंह चौहान ने तो मध्य प्रदेश का चुनाव जिताया, उसके बावजूद उनको हटा दिया, वसुंधरा को किनारे कर दिया, सारे एग्जाम्पल दिए उन्होंने। और उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि इन सब लोगों को हटा के अब एक आदमी बचा है जो चुनाव के बाद 2 महीने के अंदर हटा देंगे मोदी जी। मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं कौन आदमी, योगी जी। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी,
सुमित्रा महाजन की। शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। अब ये जब केजरीवाल कहता है, कोई आदमी कहता है, तो आमतौर पे पॉलिटिकल लीडर पार्टी की अंदरूनी बातें नहीं बोलते हैं। बोल दिया। अब जो आदमी योगी को पसंद करता है और आज की तारीख में जो फेनेटिक हिंदू है, कट्टर हिंदू है, वो मोदी जी से ज़्यादा योगी जी को पसंद करता है। और उसको जब ये समझ में आएगा कि बनते ही योगी जी को हटा देंगे तो फिर ये तो गड़बड़ है। तो केजरीवाल का कहना ये है कि बनेगी नहीं इनकी सरकार, मेरा कैलकुलेशन मैं बताऊंगा। तो वो बाद में उसी कैलकुलेशन को बताते हैं जो मैं आपको लंबे समय से बताता आ रहा हूँ कि कितने राज्यों में बीजेपी अपनी सीटें लूज़ करने वाली है। उसके बाद में मेरा अनुमान 250 से कम का है, केजरीवाल ने 220 से 230 के बीच का अनुमान बताया है। और इसके कारण वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी। मैं ये भी वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन से हथकंडे मोदी जी अपना सकते हैं। उतनी क्या 200 सीटों में भी चुनाव अपनी सरकार बनाने के लिए वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं, क्योंकि वो सत्ता के आदी हैं, लत है उनको। 22 साल से सत्ता संभाल रहे हैं। खैर, इतने लंबे समय तक सत्ता संभाल के आदमी वैसे ही। तो केजरीवाल ने जो दूसरी सबसे अहम बात कही, जो सीधे के सीधे असर डालेगी और जो एक ऐसा दांव है जिसका जवाब मोदी जी 7 जन्म में नहीं दे सकते। केजरीवाल ने कहा मोदी जी खुद कानून लेकर आए थे कि 75 साल की उम्र में मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, नेता को रिटायर कर दिया जाएगा बीजेपी के। सबसे पहले अडवाणी जी को, अब मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया गया। और अगले साल मोदी जी भी 75 के हो जाएंगे, तो मोदी जी भी रिटायर हो जाएंगे। अब मोदी जी बोल के दिखाएं नहीं मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं तो नियम बदल दूंगा वगैरह वगैरह। अगर दर्शक के दिमाग में जो आदमी सुन रहा है केजरीवाल को, या जो बीजेपी का नेता है, कार्यकर्ता है, वोटर है, वो कहेगा इसका मतलब मोदी जी शातिर आदमी हैं, इन्होंने उनको तो 75 साल का कानून बना दिया और ये खुद उस कानून को बदल देंगे। लेकिन केजरीवाल ने कह रहा है कि वो नहीं बदलेंगे, बल्कि मोदी जी 75 साल के होने के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। तो वो ये कह रहे हैं केजरीवाल कि भैया बीजेपी वाले पूछते हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी वालों से पूछ रहा हूं तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया,
उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, क्योंकि 1 साल बाद तो मोदी जी खुद ही सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो 75 साल के होने वाले हैं। तो मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा? तो केजरीवाल कह रहा है ये सबको ठिकाने लगा देंगे और उसके बाद में अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं इसके पीछे सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि 75 साल में रिटायर होना ही है, नियम बनाया, मोदी जी ने खुद बनाया, दूसरों को रिटायर किया, किस मुंह से उस नियम को बदलेंगे? और अगर वो इस नियम को बदलने वाले हैं तो ये बात अपने आप में उनके वोटर को सोचने पर मजबूर करेगी। अगर नियम नहीं बदलने वाले हैं तो केजरीवाल फिर सही कह रहा है कि भैया तब तो फिर दूसरा ही कोई प्रधानमंत्री होगा ना, तो योगी को तो ये 2 महीने में ठिकाने लगा देंगे। तो कुल मिला के ये जितनी बातें कह रहे हैं कि योगी खतरे में हैं, मोदी खुद ही प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं, अमित शाह को ला देंगे, ये सारी चीज़ें मिला जुला के ऐसी सूचनाएं हैं, ऐसी जानकारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है उसके सोचने के लिए ज़्यादा है, उसके दिमाग को ज़्यादा हिट करेंगी बनिस्बत इसके। जो गरीबी बेरोजगारी की बात करता है वो तो पहले भी बीजेपी के साथ नहीं था, जो सरकार के परफॉर्मेंस पे बात कर रहा है वो पहले भी बीजेपी के साथ नहीं था। बात है कि न्यूट्रल वोटर को तो चलो ले आए आप अपने साथ, बीजेपी के वोटर को खोद के बाहर लाना। मोदी जी का पूरा जोर, पूरा जमीन आसमान एक किए हुए हैं, क्यों किए हुए हैं? अब आप सोचिए किस लोगों के पुराने बयान निकाल ले रहे हैं। वो मणिशंकर अय्यर का पुराना बयान निकालिए जिसमें उसने कहा कि भाई पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, एक परमाणु शक्ति भी है, पड़ोसी भी है हमारा, तो हम उनके साथ, उसके साथ में एक अच्छा व्यवहार करें, अच्छे संबंध रखें। पुराना बयान निकाल लिया। अब उस पर मोदी जी पब्लिक मीटिंग में बैशिंग कर रहे हैं। सोचिए, नए मुद्दे तक नहीं मिल रहे हैं। किसी जमाने में किसी ने कहा था, तारीफ तो जिन्ना की अडवाणी ने भी की थी, मोदी जी भी जाके लाहौर में बिरयानी खाए थे उनके घर में जाके, नवाज शरीफ के यहाँ अचानक गए थे, इतिहास बना था, वीज़ा के बगैर पहुंच गए थे ये लोग, वहीं एयरपोर्ट पे वीज़ा बने सारे अधिकारियों के। तो ऐसे पुरानी बातों का क्या मतलब है? और है भी कोई ऐतिहासिक गलतियों से असर पड़ो, किसी ने कुछ कह दिया था 30 साल पहले, उसको लेकर खैर। तो मोदी जी जो ये पूरा कैंपेन कर रहे हैं, जो पुराने मसले निकाल रहे हैं, नए निकाल रहे हैं, उसकी एक ही धुरी है, हिंदुत्व और हिंदूवाद। और वो ये चाहते हैं कि जो हिंदुत्व और हिंदूवाद से जुड़ा हुआ मेरा कार्यकर्ता, मेरा वोटर, मेरा भक्त, मेरा समर्थक है, वो दरक ना जाए। और इसीलिए वो उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। राम मंदिर तोड़ देंगे, दोबारा मस्जिद बना देंगे, 370 हटा देंगे, ये सब बातें वो इसीलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी, कि मेरा वो वोटर इंटैक्ट रहे। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से एक भी ऐसा अटैक नहीं आया था जो उस खजाने में सेंध लगाए, जो बीजेपी का डेडिकेटेड वोटर है। वो कुछ भी हो जाए भाई, वो तो वोट उनको ही देंगे। आपकी कॉलोनी में भी कई होंगे, मेरे जान पहचान वाले भी कई हैं, सबकी सोसाइटी में होते हैं, और बड़ी संख्या में लोग, खासतौर पे हम जिस क्लास को बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इसमें तो ऐसे लोग बहुतायत हैं। तो उन लोगों को ये एक लॉजिक दिया कि भैया बताओ, 75 साल के हो गए तो मोदी जी चले जाएंगे। तो मोदी जी तो ऐसा तो करेंगे नहीं, नियम बदल दें, भले आदमी है वो तो यही कह रहे हैं, तो चले जाएंगे, तो गारंटी कौन पूरी करेगा?
और योगी जी को हटा देंगे क्योंकि शिवराज को हटा दिया, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। एक सीधे सीधे दिमाग पे हमला। तो 50 दिन में केजरीवाल ने जेल में जो दिमाग चलाया है, उसके बाद वो ये वाला राजनीतिक पैतरा लेकर आए हैं और इस पैतरे से बीजेपी के लिए संभलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन तर्कों को काटा नहीं जा सकता। या तो मोदी जी ये बोले कि हमारे योगी जी प्रधानमंत्री, वो बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने से क्या होता है? मनोहर लाल खट्टर को एक दिन पहले वो महान, हम मोटरसाइकिल के साथ घूमते थे, पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और अगले दिन हटा दिया। शिवराज सिंह के लिए भी तमाम दुनिया भर का वोट मांग रहे थे मध्य प्रदेश में, मामा ऐसे मामा वैसे, शिवराज जी ऐसे। अभी फिर लोकसभा चुनाव में शिवराज जी मेरे को बहुत पसंद है, मेरे पुराने साथी हैं, मैं इनको दिल्ली साथ ले जाऊंगा। तो वो सारा का सारा करने के बाद भी अब मोदी जी का जो अपना खजाना है, जो सांप्रदायिक सोच वाला हिंदूवादी वोट बैंक है, उस पर केजरीवाल का हमला है। जेल से आके सबसे पहले हनुमान मंदिर जाना, हनुमान मंदिर में दर्शन करना, वहाँ से ये संदेश लेकर आना, और एक बार भी इधर उधर ना देख के सीधे अटैक उस जगह करना जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है मोदी जी की। और मैं आपको जो कह रहा था कि कितनी कितनी जगह असर पड़ेगा, कल मैंने बताया था। अब मैं ये फोर्स कर रहा हूँ कि अगर ये नैरेटिव जो केजरीवाल का, इसको नर्चर किया गया, इसको बढ़ाया गया, तो ये बड़े लेवल पे इस देश की राजनीति को बदल सकता है। और मोदी जी को फिर तो अगर इस सोच पे सोचना शुरू कर दे बीजेपी का जो वोटर है, तो मोदी जी के लिए 150-200 पूरी करना मुश्किल है, क्योंकि वो तो सारे इसी के लिए है ना कि भैया देखो फिर बाद में मुसलमान जो है ना हम लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। अब ये उनको समझाया गया है कि भैया जब तक ये लोग हैं तब तक वो रुके हुए हैं, मतलब मुसलमान पहले जीना मुश्किल करने के काम में ही लगे हुए थे जब तक ये नहीं आए थे 10 साल पहले तक। लेकिन क्या करोगे, उनकी सोच है, वो बदला लेंगे। तो बदला लेंगे तो मोदी योगी से लेंगे, हिंदू से क्यों बदला लेंगे भाई? क्या तुमने कोई दुश्मनी निकाली है तो तुम वैसे भी तुमसे कोई ना कोई बदला ले लेगा। तो जो भी है बहरहाल, लेकिन केजरीवाल का ये जो नया कैंपेन है, नया स्टाइल है, और उसके ज़रिए उन्होंने जो फर्म होकर कहा कि बीजेपी हार रही है, लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वोट देने से पहले सोच ले कि वो किस बात के लिए वोट दे रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। 4 चरण का चुनाव बचा हुआ है, जिसमें यूपी एक बड़ा हिस्सा है। देखते जाइए इस चुनाव में क्या क्या होता है। केजरीवाल का बाहर आना चुनाव की पूरी रंगत बदल रहा है। नमस्कार, जय हिंद।